हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आपने यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर का फॉर्म भी फिल कर दिया होगा। अभी आप अगर करंट में देखेंगे तो आपके पास इस टाइम बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसीज जो 2-3 चल रही हैं उनके ऊपर आपको ध्यान देना है। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स इस जगह पे डी फॉर्म के हैं, ओके, जो स्टूडेंट्स इस जगह पे डी फॉर्म के हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी वैकेंसी चल रही है वो है स्टूडेंट्स एम्स की, जिसका एग्ज़ाम उनको जुलाई में देना है, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स जिन्होंने बी फॉर्म कर रखा है उनके लिए भी यहाँ पे 2 वैकेंसी चल रही हैं, एक सीआईएसएफ की, दूसरा तुरंत आपके सामने आप देख रहे होंगे ड्रग इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी यहाँ पे आ गई है। क्या आ गई है? ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ गई है। सीआईएसएफ के फॉर्म यहाँ पे फिल हो चुके हैं, इसकी लास्ट डेट कल थी स्टूडेंट्स, तो ये हो चुका है फिल। और यहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर की अभी भी फॉर्म चल रहे हैं, तो जिन लोगों ने नहीं भरे हैं आप अपना 17 जुलाई से आप पहले इसको फिल कर लीजिए किसी भी तरीके से। स्टूडेंट्स लास्ट टाइम के लिए रस मत करिए, पहले से ही फिल करके रख लीजिए। अब स्टूडेंट्स, चाहे आप एम्स के हों, चाहे आप सीआईएसएफ की तैयारी कर रहे हो या आप ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि आपको रेफरेंस बुक से ही पढ़ना है। ध्यान रखना, जितनी भी इससे पहले कोई भी गलतियां हुई हैं उन गलतियों को छोड़िए और रेफरेंस बुक पर आ जाइए। समझ रहे हैं आप? मैं आपको जो यहाँ पे कोलोजी कवर करा रहा हूँ, ये यहाँ पे आपकी जो रेफरेंस बुक है केडी त्रिपाठी, ठीक है, साथ में स्पर्श गुप्ता और कुछ चीज़ें इसमें कार्टजूम की भी यहाँ पे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप? कुछ चीज़ें इसमें कार्टजूम की भी हैं। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, इसलिए करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि अल्टरनेटिव यूज़ नहीं करना है। तैयारी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो तो तैयारी अच्छे से करनी है। समझ गए आप? रेफरेंस बुक का सहारा लीजिए, ठीक है। और स्पेशली जो स्टूडेंट्स इस जगह पर ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पे रेफरेंस बुक के अलावा किसी चीज़ का यहाँ पे यूज़ ना करें। कोई भी पढ़ाए आपको, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप अपने पास रेफरेंस बुक रखिए और रेफरेंस बुक से चीज़ों को देखिए। हो सकता है आपको, देखिए, हर टीचर यहाँ पे ऐसे नहीं मान के चल सकते कि हर टीचर आपको सारी चीज़ें पढ़ा जाएगा। हो सकता है कोई टीचर आपको यहाँ पे XYZ, किसी को भी ले लीजिए, मैं ही हूँ इस जगह पे, ठीक है, कोई भी टीचर आपका क्या कर सकता है, कोई भी चीज़ उससे क्या हो सकती है स्टूडेंट्स, स्किप हो सकती है। पढ़ाने वाला भी स्टूडेंट्स ह्यूमन ही है और किसी भी टीचर से कोई भी चीज़ स्किप हो सकती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बुक अपने पास रखिए, तुरंत देखिए कि इन सर ने ये कॉन्सेप्ट नहीं कराया। अगर आपकी सर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में हैं आप, तो आप उनसे तुरंत पूछ लीजिए, सर आपने ये चीज़ हमें नहीं बताई है, सर इसको प्लीज़ हमें बताइए, ठीक है। हो सकता है आपकी चीज़ें सॉल्व भी हो जाएं। और मैं जो यहाँ पे हमारा जो चल रहा है ब्रेन डेस्क शेड्यूल पर आपको जो पढ़ाया जा रहा है और आपकी जो भी चीज़ें यहाँ पर छूटेंगी स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पर आप हमारे ऐप के थ्रू 1-to-1 इंटरेक्शन भी कर सकते हैं फैकल्टी से। पढ़ाने से पहले मैंने आपको ये चीज़ बता दी, 1-to-1 इंटरेक्शन। कोई भी चीज़ छूट जाती है, कोई चीज़ नहीं समझ आती है, 1-to-1 इंटरेक्ट करिए, कॉल करिए, वहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं। आप किसी भी टीचर से आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे क्वेरी को अपनी रेस करिए, आपका जो टॉपिक है वहाँ पे लिखिए, आपको कोई भी क्वेरी है वहाँ पे लिख दीजिए, आपकी क्वेरी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। जैसे भी सॉल्व होगी 1-to-1 इंटरेक्शन जूम मीटिंग के थ्रू, बट आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। बस आप अपनी तैयारी को करते रहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार उस पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। पिछली क्लास में स्टूडेंट्स हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था जीएस और जीआई के बारे में। क्या पढ़ा था? जीएस और जीआई के बारे में पढ़ा था, जहां पर हमने सीएएमपी को डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? साइक्लिक एएमपी को हमने वहां पे डिस्कस किया था। कहां पे इंक्रीज, कहां पे डिक्रीज, ये सारी चीज़ों को हमने लास्ट क्लास में समझ लिया, ठीक है। साथ ही साथ हमने आपको जीएस की ट्रिक भी बताई थी। जीएस की ट्रिक में हमने आपसे एक्सप्लेन ये किया था, क्या किया था, कि कौन कौन से ऐसे रिसेप्टर हैं जो जीएस के थ्रू वर्क करते हैं, ये चीज़ भी मैंने आपको बताई थी। फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि हम आने वाले टाइम में जीआई और आपका जो जीक्यू से रिलेटेड आपके जो रिसेप्टर्स होते हैं उनकी भी ट्रिक हम आपको अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। इन जो जीआई और जीक्यू के थ्रू जो रिसेप्टर वर्क करते हैं, इसकी ट्रिक आपको शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में ब्रेन डेस्क के ईडीयू यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगी। ब्रेन डेस्क ईडीयू चैनल पर आपको मिल जाएगी। हमने 2 चीज़ों को समझ लिया था, जीएस और जीआई।
आज हम समझते हैं GQ। अब क्या है देखिए, अब यही तो चीज़ तो समझना है, यहीं पे तो अपना दिमाग लगाना है, इन्हीं चीज़ों को तो हमें याद रखना है। और इन चीज़ों को याद रखने के लिए हम आपके साथ हैं, हम आपको सब याद करवा देंगे, चाहे हमें ट्रिक बनानी पड़े, चाहे हमें किसी की स्टोरी टेलिंग आपको कुछ सुनानी पड़े, हमें कुछ भी करना पड़े, हम आपको याद करा के रहेंगे। चलिए अब कैसे ये याद करना है, आज का सीन देखिए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि यहाँ पे आज हम फास्फोलाइजेज CYP3 डैक पाथवे को यहाँ पे क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर आज पढ़ा क्या रहे हैं। आज सर आपको पढ़ा रहे हैं फास्फोलाइपेज CYP3 डैक पाथवे, जो कि आपका किससे रिलेटेड है, जो भी आपके जी प्रोटीन से रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी जी प्रोटीन ही चल रहा है, लास्ट क्लास में भी हमने जी प्रोटीन के बारे में बताया था, आज भी चलो जी प्रोटीन के बारे में बता। चलिए सर, अब हमने क्या किया, हमें इतनी बात पता चल गई कि IP3 डैक पाथवे हमको पढ़ना है। तो अब क्या होता है, जैसे मैं आपको उस दिन सिखा रहा था, कोई ड्रग आई, ठीक है, वो जाके तुरंत अपने आपके रिसेप्टर जो आपका GPCR है, इसके क्या करती है, एक्स्ट्रा सेलुलरी क्या करती है, बाइंड कर जाती है। सपोज करिए ये आपका कौन सा रिसेप्टर है, H1 रिसेप्टर है, हमें नहीं पता कौन सा रिसेप्टर, हमें कोई मतलब नहीं। एक ड्रग आई X, दूसरी ड्रग आई Y, और एक ड्रग है Z। ठीक है, ये क्या है, सपोज कर लीजिए 3 ड्रग है। अब उस दिन क्या था, एक्स ड्रग आई, एक्स ड्रग ने क्या किया, इसके ऊपर बाइंड कर लिया, किसके ऊपर, आपका जो जी प्रोटीन है इसके ऊपर बाइंड किया। तुरंत यहाँ पे 3 लोग बैठे हुए थे, कौन बैठा था, एक GS बैठा था, एक GI बैठा था, और एक मान लीजिए आपका यहाँ पे GQ बैठा था। अभी हम इन तीनों चीजों की बात करें इसलिए इनका 3 का नाम लिख रहे हैं। जैसे ही यहाँ पे एक्स ड्रग आई और यहाँ पे बाइंड कर गई, तुरंत इनमें से तीनों में खलबली मची। क्या मची, खलबली मच गई। अब खलबली कैसे मची, अब ये देखना होता है कि जो ड्रग आ रही है वो किस रिसेप्टर पर बाइंड कर रही है। बात आ रही समझ में। हमने उस दिन आपको करवाया था कि जब आपका क्या होता है, सपोज करिए आज H1 रिसेप्टर की बात थी, अगर इस जगह पे H2 रिसेप्टर होता और H2 रिसेप्टर पर कोई ड्रग आके बाइंड करती तो वो कैसे वर्क करती, तो वो किसके थ्रू वर्क करती, GS के थ्रू वर्क करती। समझ गए आप कहानी। बीटा रिसेप्टर अगर आपका यहाँ पे लगा होता और कोई ड्रग ऐसी आ रही होती जो किस पे बाइंड कर रही होती, बीटा रिसेप्टर पर बाइंड होती, तुरंत कौन एक्टिव कर जाता, आपका GS एक्टिव हो जाता, तुरंत GS एकदम से फड़फड़ा जाता, अरे यहाँ पर तो मेरा काम स्टार्ट है आज। लेकिन ये चीज मैंने आपको ट्रिक भी सिखा दी थी, समझ गए आप, मैंने आपको ट्रिक भी सिखा दी थी। लेकिन आज जो यहाँ पे बैठा है H1 रिसेप्टर, और आपकी जो ड्रग आ रही है वो किस पर बाइंड हो गई, H1 रिसेप्टर पर बाइंड हो गई। और H1 रिसेप्टर की कैटेगरी ना तो GS है ना तो GI है। तो ये तीनों लोग जो आपस में बैठे थे, इन्होंने बात की आपस में और बोला GQ को, भैया आज तो तुम्हारा काम है, क्योंकि जो ड्रग आई है वो ना तो GS ना तो हमसे रिलेटेड है ना हमारे दोस्त GI से रिलेटेड, आज तुम्हारा काम स्टार्ट होता है। तो GI कहता है, GQ कहता है कि चलो भैया, अभी तक आप अपना काम दिखा रहे थे, कभी बीटा रिसेप्टर की कोई ड्रग आ रही थी, कभी H2 रिसेप्टर की कोई ड्रग आई थी, वो यहाँ पे जाके बाइंड हुई, तब आप लोगों ने वर्क किया। चलिए आज हम अपनी कहानी को दिखाते हैं और अपनी कहानी से हम आपको समझाते हैं कि GQ पर यहाँ पे एक्टिवेशन होने से क्या होता है। समझिए, अब समझिए, हिस्टामिन की ड्रग आई जो किस पर बाइंड करी, H1 रिसेप्टर पर बाइंड करी, और H1 जो है वो रेगुलेट होता है आपका GQ से। तुरंत यहाँ पे क्या हुआ, आपका GTP से GDP ये तो बाहर चले गया। तो भैया GTP ने क्या किया, आपका जो यहाँ पे अल्फा यूनिट थी किसकी, GQ की सर जो अल्फा यूनिट थी उसके साथ क्या कर लिया, यहाँ पे बॉन्डिंग बना ली। जैसे वहां पे बना रहे थे, कौन बना रहा था, GTP वहां पे बना रहा था, किसके साथ, वहां पे S और I के साथ बना रहा था, यहाँ पे उसने क्या किया, इसके साथ बना ली। और जब यहाँ पे अल्फा ने GTP के साथ बना ली तो कौन आपका आ गया, यहाँ पे बीटा और गामा डाइमर तो भैया अभी चलो अलग बैठे हुए हैं। ठीक है, बीटा डाइमर क्या हुआ, यहाँ पे अलग हो गया। जैसे ही GTP बाउंड G अल्फा जो प्रोटीन है आपका Q वाला, वो क्या हुआ, एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में बना, एक उसने बॉन्डिंग आपस में बनाई, तुरंत वो गया एकदम से दौड़ा, कहाँ दौड़ा, सेल मेम्ब्रेन के पास आपका दौड़ा। ये आपकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन के पास क्या हुआ, फट से दौड़ा। और यहाँ पे उसने जैसे ही देखा कौन बैठा है, फास्फोलाइपेज बैठा है, इससे बोल दिया भैया बस तुम्हारा आज काम हम कर देंगे, तुमको हमने क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। तुरंत इसने क्या किया, फास्फोलाइपेज C को क्या किया, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्टिव कर दिया। जब एक्टिव कर दिया तो आपका जो PIP2 यहाँ पे था, उसने कहा अरे ये तो एक्टिव हो गया, मतलब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तुरंत PIP2 क्या हो गया, यहाँ से हाइड्रोलाइज हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट्स, PIP2 आपका क्या हो गया, हाइड्रोलाइज हो गया। क्या हो गया, हाइड्रोलाइज हो गया। चलो भैया ठीक है, PIP2 हाइड्रोलाइज हो गया। अब PIP2 को एक बार हम नाम सीख लेते हैं कि PIP2 होता क्या है। तो PIP2 का नाम होता है इस जगह पर फास्फोटिडाइल इनोसिटॉल 4,5 बिसफॉस्फेट। याद रखेंगे, ये फुल फॉर्म भी आप यहाँ पे याद रखिएगा कि कौन सी होती है, फास्फोटिडाइल इनोसिटॉल 4,5 बिसफॉस्फेट। समझ गए आप, ठीक है। चलिए तुरंत इसका क्या हुआ, हाइड्रोलाइज हुआ। क्या मिला हमें,
हमें IP3 मिला और हमें क्या मिला, डैग मिल गया इस जगह पे। अब IP3 और यहाँ पे डैग का क्या मतलब होता है, IP3 का मतलब होता है इनोसिटॉल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट, और यहाँ पे जो डैग होता है उसका क्या नाम होता है, डाई एसाइल ग्लिसरॉल होता है। आई होप, मुझे लगता है आपको ये तीनों नाम यहाँ पे सारी क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या हुआ, जैसे ये IP3 आया और यहाँ पे क्या आया, आपका डैग आया। डैग ने क्या किया, तुरंत किसके साथ अपने संपर्क में आया, डैग आपका संपर्क में आया किसके साथ, कैल्शियम के संपर्क में आया। तो डैग किसके संपर्क में आया, कैल्शियम के संपर्क में आया, और कैल्शियम के संपर्क में आके इसने क्या कर दिया, प्रोटीन काइनेज को क्या कर दिया, यहाँ पे एक्टिव कर दिया। समझ रहे हैं आप। अब जैसे ही क्या हुआ, प्रोटीन काइनेज एक्टिव हुआ, तुरंत यहाँ पे क्या हो गया, प्रोटीन का फास्फोराइलेशन हो गया। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया डैग पाथवे का, समझ गए। IP3 ने क्या किया, IP3 ने क्या किया, देखिए किसको यहाँ पे फैसिलिटेट किया, जो आपका इंट्रासेलुलरली क्या था, जो आपका कैल्शियम यहाँ पे प्रेजेंट था, पूल में जो प्रेजेंट था, इसको क्या किया, ये बाहर निकालने लग गया सेल के अंदर ही, ठीक है। ये इसको बाहर निकालने लग गया, और कैल्शियम जब यहाँ से बाहर निकला तो ये कैल्शियम किसके साथ बाइंड करने लगा, कैल्शियम जो था वो आपका काल्वेड्यूलिन के साथ बाइंड करके क्या करने लगा, देखिए यहाँ पे ये इसको हम बोलते हैं मायोसिन लाइट काइनेज, लाइट चेन काइनेज होता है, कॉन्ट्रैक्शन करने लगा। और यहाँ पे क्या हुआ, हमें देखिए क्या लिखा है, ये काल्वेड्यूलिन कैल्शियम प्रोटीन काइनेज। ये किसका वर्क था, ये हुआ हमारा IP3 किसको फैसिलिटेट कर रहा था, कैल्शियम को बाहर निकालने का। और क्या इसका वर्क था, और यहाँ पे क्या हो रहा था, देखिए इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए ये रिवर्स इसमें भी चला जा रहा। अब ये कहानी आप समझ रहे हो, कैल्शियम आया, वर्क किया, फिर से क्या हुआ, अपना रिवर्स हो गया, आया फिर से आया, अपना वर्क किया, फिर आके रिवर्स हो गया, फिर आया, फिर यहाँ चला गया, और ऊपर से IP3 आया, वो इसको बाहर निकाला, फिर ये यहाँ से आया, अंदर गया, तुरंत IP3 ने क्या इसको बाहर निकाल दिया। और क्या करता है यहाँ पर, ये भी एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब ये सिस्टम आपका पूरा एक्टिवेट हो गया तो ये साथ साथ में एक काम और करता है, कैल्शियम को यहाँ पे क्या करता है स्टूडेंट्स, फ्लक्स भी करता है। ये चीज यहाँ पे याद रखिएगा आप, समझ गए आप। इतनी कहानी थी किसकी, IP3 डैग पाथवे की थी, समझ गए आप। अब आपको याद रखना है कौन से रिसेप्टर ऐसे होते हैं जो आपके GQ के थ्रू या IP3 डैग पाथवे के थ्रू वर्क करते हैं। इसको हम एज अ ट्रिक के फॉर्म में आपको बहुत ही जल्द उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। इतनी बात आई होप आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। एक बार जिनको नहीं भी समझ आया उनके लिए भी हम इस चीज को देख सकते हैं। जो मैंने भी पीछे बताया वही ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखिए, हिस्टामिन आया, कोई ड्रग थी, ठीक है, आपके किस पे, H1 रिसेप्टर पर क्या की, बाइंड की। उसके बाद उसने GQ प्रोटीन को क्या किया, एक्टिव किया। तो जो आपका यहाँ पे इनएक्टिव GDP था किस में कन्वर्ट हुआ, आपका एक्टिव में पहुंचा, ठीक है। और यहाँ से जो बीटा और गामा की जो यूनिट थी वो डिसोसिएट हो गई, और यहाँ पे एक्टिवेशन किसका एक्टिवेशन किया इसने, फास्फोलाइपेज सी का क्या कर दिया इसने, एक्टिवेशन कर दिया। अब फास्फोलाइपेज सी क्या था, ये देखिए फास्फोलाइपेज सी ये था, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंडिंग था, कहाँ पे था, मेम्ब्रेन बाउंड था, ये मेम्ब्रेन पे था। फिर क्या हुआ, हाइड्रोलाइज हो गया, किसका हाइड्रोलिसिस हुआ, PIP2 का हुआ, किसमें कन्वर्ट हुआ आपका IP3 में, और यहाँ पे डैग, समझ रहे हैं आप, ठीक है। अब IP3 ने क्या किया, IP3 ने जो आपका इंट्रासेलुलरली क्या था, जो देखिए ये इंट्रासेलुलरली कहाँ था, इंट्रासेलुलरली जो आपका कैल्शियम था उसको इसने क्या किया, यहाँ पे देखिए बाहर निकालने का काम किया, रिलीज करने का काम किया। लेकिन जो डैग था इसने क्या किया, इसने कैल्शियम के साथ मिलकर क्या किया, प्रोटीन काइनेज को क्या कर दिया, यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, प्रोटीन का यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट्स, उसका फास्फोराइलेशन हो गया, और उसने आपके जो भी कैल्शियम से संबंधित उसके इफेक्ट थे उसने अपने दिखाने शुरू कर दिए। समझ गए आप इस चीज को, ठीक। अब आइए यहाँ पे इसने क्या किया, कैल्शियम को यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट्स, रिलीज किया। कैल्शियम को इसने जब रिलीज किया, अब क्या करेगा, यहाँ पे जो साइटोसोलिक कैल्शियम है वो आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, इंक्रीज हो गया। जब इंक्रीज हो गया तब इसने क्या किया, एक्टिवेट्स किया किसको, CCPK, जो अभी मैं आपको ये बता रहा था, किसको एक्टिवेट किया, ये देखिए CCPK को क्या किया, यहाँ पे एक्टिव किया। और CCPK एक्टिव होके क्या हुआ, देखिए प्रोटीन काइनेज इसने क्या किया, रेगुलेशन वेरियस सेलुलर फंक्शन जो इससे रिलेटेड होंगे वो फंक्शन इसने शो करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और इसने देखिए क्या किया, अदर भी कुछ जो भी यहाँ पे कैल्शियम से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो भी वर्क थे वो इन्होंने क्या किए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करना शुरू कर दिए, इन्होंने अपना वर्क करना शुरू कर दिया। और क्या हुआ, इन्होंने किसके साथ, काल्वेड्यूलिन के साथ ये क्या हुए, बाइंड हुए। तो यहाँ पे क्या था, किसको, MLC को यहाँ पे क्या किया, बाइंड किया, मायोसिन लाइट काइनेज जिसको बोलते हैं, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक। तो इतनी चीज यहाँ पे थी जो इंपॉर्टेंट थी। और ये देखिए क्या किया इसने, कैल्शियम को रिमूवल बोले तो ये चीज देखिए, और ये कैल्शियम को क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे बाहर भी कर दे रहा है। इतनी मैकेनिज्म है इसकी जो हमने आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी वहाँ पे बता दी, ठीक है। तो आप इसको पढ़ के भी क्या कर सकते हो, उसको कोरिलेट कर सकते हो, ठीक। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, सबसे पहले हेडिंग पढ़िए, क्या लिखा हुआ है देखिए, चैनल रेगुलेशन बाय जी प्रोटीन। समझ गए आप? जी प्रोटीन से रिलेटेड जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जो अभी इस जगह पे हम क्या पढ़ रहे हैं, जो हम प्रोटीन पढ़ रहे हैं या जो हम चैनल की बात कर रहे हैं, वो किससे रिलेटेड है? वो आपका जी प्रोटीन से रिलेटेड है। सिंपल हम आयन चैनल अभी इस जगह पे नहीं पढ़ रहे, ये ध्यान रखना, ठीक है? जो अभी हम यहाँ पे चैनल रेगुलेशन पढ़ रहे हैं वो किसके थ्रू पढ़ रहे हैं? वो जी प्रोटीन के थ्रू पढ़ रहे हैं। चला इसको समझ लेते हैं, कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल है ये। देखिए क्या होता है जीपीसीआर, इतनी चीज जानते हैं आप, इनएक्टिव ये जीडीपी बाउंड, इतनी चीज आई होप आपको समझ आने लग गई होगी। यहाँ पे सपोज करिए कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन या कोई ड्रग यहाँ पे क्या हो रही है, बाइंड हो रही है किस पे? आपके जीपीसीआर। इतना बात आपको पता है कि इंट्रासेलुलरी बाइंड होती है, ठीक है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलरी ड्रग आपकी बाइंड होती है, और जो आपका प्रोटीन लगा होता है वो कहाँ होता है? इंट्रासेलुलरी होता है। तो ये देखिए आपका एक्टिव हो गया, कौन सा? जीटीपी, अल्फा सब यूनिट क्या हुई आपकी? एक्टिव हो गई। और जो यहाँ पे क्या होता है आपका, जो बीटा और गामा डाइमर होते हैं ये इससे अलग हो जाते हैं, इतनी बात आप जानते हो। जीएस का मतलब यहाँ पे क्या होता है? स्टिमुलेशन। ये क्या करता है? कैल्शियम चैनल को क्या कर देता है स्टूडेंट्स? ओपन कर देता है। इतनी चीज यहाँ पे आप याद रखिए भी, ठीक है? कैल्शियम चैनल को ये क्या कर देता है? ओपन करता है। और यहाँ पे जो जीआई होता है ये क्या करता है? कैल्शियम चैनल को इनहिबिट करता है। जब हम आपको भी पढ़ा रहे थे पिछली बार, तो हम वहाँ पे आप देख रहे थे कहीं पर कुछ चैनल ओपन थे, तो वो वही वाले चैनल हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। जैसे अभी आपने देखा जब हम आपको जीक्यू पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे भी आपने देखा कि कैल्शियम चैनल बाहर चला जा रहा था, कैल्शियम आपका बाहर चला जा रहा था। जीएसजीआई आपको पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे आप देख रहे थे किसी तरीके से पोटेशियम बाहर, कैल्शियम का रेगुलेशन हो रहा था ना, तो वो कैसे हो रहा था? वो आयन चैनल के थ्रू हो रहा ना कहीं ना कहीं। और यहाँ पे जीआई क्या है आपका? कैल्शियम चैनल को क्या करता है? यहाँ पे इनहिबिट कर रहा है। आपका जीओ जो होता है ये कैल्शियम जो आपका यहाँ पे पोटेशियम चैनल होता है उसको ओपन करता है। और जीआई जीओ जो आपका रहता है यहाँ पे, ये क्या करता है? कैल्शियम चैनल को इनहिबिट करता है। इतनी चीज को अभी आप जस्ट याद रखिए, इस पे आप बहुत ज्यादा ये मत दिमाग मत लगाइए ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैकेनिज्म को धीरे धीरे समझते चलेंगे, आपको ये चीज ऑटोमेटिक क्लियर होती हुई चली जाएगी, ठीक है? तो जस्ट ऐसा कुछ होता है कि क्या रहता है, जब हम मैकेनिज्म को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं चैनल जो आपके आयंस होते हैं वो रेगुलेट करते हैं, और वो किसके थ्रू रेगुलेट करते हैं? वो आपके चैनल के थ्रू रेगुलेट करते हैं। इतनी ही चीज हमें यहाँ पे क्या पढ़नी थी, ठीक है? एक बार इस लाइन को भी पढ़ लेते हैं। द एक्टिवेटेड जी प्रोटीन, ठीक है, कैन आल्सो ओपन और इनहिबिट क्या करते हैं? आयनिक चैनल। आप बात समझ गए? जब आप यहाँ पे मैकेनिज्म को पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए यही वाली पढ़ लीजिए, तो यहाँ पे देखिए ये जो कैल्शियम चैनल है, कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कनेक्शन इसका किससे है? इसका कहीं ना कहीं जीपीसीआर आप पढ़ रहे थे, तो उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं किसी चैनल से के थ्रू भी तो है। तो वही चैनल की यहाँ पे क्या हो रही है स्टूडेंट्स? ये बात हो गई थी, ठीक है? तो इतनी चीज ही है, क्या करते हैं? ओपन करते हैं, इन्वेट करते हैं, कौन से? कैल्शियम और पोटेशियम चैनल को, ठीक है? और विदाउट द इंटरवेंशन, मतलब ये क्या करते हैं? CAMP और जो आपका IP3 सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं उन पर ये कोई भी प्रभाव नहीं डालते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन इस जगह पे, इस लाइन को याद कर लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए MCQs के लिए। इस लाइन को यहाँ पे याद कर लीजिए, बिल्कुल भी बहुत अच्छी लाइन है। हो सकता है आपसे पूछा जाए, एग्जाम में पूछ दिया जाए कि द एक्टिवेटेड जी प्रोटीन, ठीक, ऐसे लिख के लाइन आपसे आ सकती है, द एक्टिवेटेड जी प्रोटीन कैन आल्सो ओपन और इनहिबिट आयनिक चैनल। आप बात को समझ रहे होंगे। उस जगह पे आपको ये भी लग रहा होगा कि हाँ कि क्या हो रहा है, जो आपका जी प्रोटीन में है वहां पे देखिए क्या हो रहा है, ओपन कर रहा है, क्या यहाँ पे कैल्शियम चैनल को ओपन भी कर रहा है और बंद भी कर दे रहे हैं, मतलब इनहिबिट भी कर दे रहे हैं और क्या कर दे रहे हैं, इस जगह पे ओपन भी कर दे रहे हैं। फिर उन्होंने आपसे ये पूछ दिया कि वो क्या करते हैं, आपके जो सेकेंडरी मैसेंजर है, क्या ये जो चैनल है, क्या ये सेकेंडरी मैसेंजर जो आपके CAMP और यहाँ पे IP3 होते हैं, क्या इनको ये किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम या उनके साथ कुछ भी कोई इंटरेक्शन या उनको इंटरवेंशन, कोई परेशानी प्रोवाइड करते हैं क्या? तो हमारा दिमाग क्या कहेगा? देखो हमारा दिमाग ऐसे चलेगा उस जगह पे, पता है कैसे सोचेगा हमारा दिमाग? हाँ यार क्या था यार, देखो जी प्रोटीन था और जी प्रोटीन में क्या था, चैनल थे, चैनल के थ्रू कैल्शियम बाहर भी जा रहा था, इधर भी आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ कहानी हो रही है। और फिर हमें ये भी पता है कि जीएस और जीआई के थ्रू हमारी बॉडी में CAMP एक्टिव भी होता है और वो कभी कभी क्या रहता है, इनएक्टिव भी, बोले तो इंक्रीज और डिक्रीज का हमने पढ़ा भी है। हमने IP3 में भी कुछ पढ़ा, वहाँ पे भी हमें चैनल था। तो कहीं ना कहीं ये क्या करेंगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो करेंगे क्योंकि रिलेटेड है। लेकिन स्टूडेंट्स यहीं पे क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ गए आप? क्या है कि वो क्या करते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर को बिल्कुल भी क्या करते हैं, इंटरवेंशन नहीं करते हैं। ये चीज याद रखेंगे आप, यहाँ पे बिल्कुल नहीं भूलेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और यही हमें कंफ्यूज करते हैं। अब यहाँ पे अब मेरी छोटी सी बात सुनना, समझना, मैं क्या करता, मैं एक छोटा सा काम ये करता यहाँ पे, अभी देखिए आपको सब समझ आएगा, ये कर देता मैं। सपोज करिए मैंने क्या किया, इसको मैंने आपको पढ़ाता ही नहीं, ठीक है,
बुकिश लैंग्वेज है, मैं आपको सपोज करूँ मैं पढ़ाता ही नहीं है, इस तरीके से आपको दिखता, मैं पढ़ाता ही नहीं, तो क्या ये चीज़ें क्लियर होती हैं ऐसे जब मैं पढ़ाता ही नहीं, और आप बुक से भी नहीं पढ़ पाते तो ये चीज़ आपको क्लियर नहीं हो पाती। इसीलिए कह रहा हूँ रेफरेंस बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पास रखिए। और हाँ, आपको ये सब समझ में आ जाता, जीएस है, हाँ ओपन होता है, और जीआई है, इन्वेट होता है, सब समझ आ जाता आपको, लेकिन ये लाइन आपको नहीं समझ आती, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा। तो अब यहाँ से बहुत से स्टूडेंट्स को समझ भी आ जाता, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं भी आता, तो इस जगह पे मेरा काम था ये आपको बताना। तो जिनको ये पहले से पता था बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता था तुरंत इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके, तुरंत यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क करके या तो अपनी कॉपी में लिख लीजिए, या आपके पास बुक है वहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए। समझ गए आप? चलिए इन चीज़ों पर बढ़ेंगे आगे और समझेंगे। अभी जब हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे कि कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है तो क्या होता है, पोटेशियम चैनल ओपन हो जाता है तो हमारी बॉडी में क्या होता है, कैल्शियम चैनल इनहिबिट हो जाता है तो क्या होता है, ठीक है। और कैल्शियम चैनल भी इनहिबिट जीआईओ के थ्रू जो होता है, मसल जो है हमारी रिलैक्स हो जाती तो क्या होता है। इन चीज़ों को हम कहाँ पे पढ़ेंगे, जब हम इनसे रिलेटेड उसकी मैकेनिज्म पढ़ रहे होंगे। अगर हम यहाँ पे पोटेशियम चैनल ओपन है तो उसका हर्ट पे क्या है, तो जब हम पढ़ेंगे आपके सामने हर्ट के बारे में, वहाँ पे हम आपको ये चीज़ डिस्कस करेंगे। अभी आपके लिए जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने यहाँ पे बता दी, ठीक है। चलिए इस चीज़ पर भी आप जा सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, जीएस है, पता है आपको, स्टिमुलेट करता है एडेनाइल साइक्लेज को, जीआई क्या करता है, इनहिबिट करता है। और यहाँ पे जीओ जो होता है वो डायरेक्टली ओपन पोटेशियम चैनल से रिलेटेड है आपका, ये क्या है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये आपका जीआई जो जीओ, ठीक है, और जीआई, और ये जो आपकी जीओ यूनिट होती है ये क्या होती है, आपकी चैनल से रिलेटेड होती है, समझ गए आप, चैनल रेगुलेटेड होती है, ओके। और आपका जो जीक्यू होता है वो आपका क्या होता है, IP3 वाला होता है, ठीक है। चलिए तो इतनी चीज़ को समझ लेते हैं। CMP को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे हाइपरपोलराइजेशन हो जा रहा था, यहाँ पे क्या करता है, डिक्रीज एंट्री कर देता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होते हैं। और इनकी साइट क्या क्या होती हैं, हार्ट साइड होते हैं, स्मूथ मसल होता है, और मायोकार्ड। ये जो चीज़ है इसको हम कहाँ पढ़ेंगे, जब हम अभी हार्ट पढ़ेंगे तब हम हार्ट में इस चीज़ को वहाँ पे समझेंगे। अभी इतना फर्जी का लोड इस टाइम नहीं अपने ऊपर रखना है, ठीक है। क्या होता है स्मूथ मसल में, जब स्मूथ मसल के बारे में पढ़ेंगे वहीं पे तुरंत डिस्कस करेंगे। समझ रहे हैं आप कि स्मूथ मसल किस किस केस में स्मूथ मसल में क्या क्या हो जाता है, समझिए। अभी मैं आपको यहाँ कहानी सुना दूँ, हार्ट में ऐसा हो जाता है, फिर जब मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ, लंग्स पढ़ा रहा हूँ, कुछ आपको अलग लगेगा, तुरंत आप यहाँ पे क्या होगे, पूरी तरीके से कंफ्यूज होने लगे। तो जो चीज़ जहाँ पे आएगी वहाँ चीज़ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब आप यहाँ पे देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं, ये किसी को नहीं भूलना है। हम पढ़ रहे थे रिसेप्टर के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे, रिसेप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। और इससे पहले हम जो डिस्कस करे थे, पुरानी क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके थे। हमने पहले आपको पढ़ाया था एंजाइम। क्या पढ़ाया हमने पहले आपको, पहले हमने आपको पढ़ाया एंजाइम, फिर हम आए आपके रिसेप्टर पर। तो जो कहानी अभी चल रही है वो रिसेप्टर की कहानी चल रही है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। हमने एंजाइम जब पढ़ा था तो वहाँ पे कम्पिटेटिव, नॉन कम्पिटेटिव, अनकम्पिटेटिव को डिस्कस किया प्रॉपर। अब हम रिसेप्टर को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आइए एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे और समझते हैं, बहुत अच्छी चीज़ क्या है, रुक जाइए। नंबर मत देखिए, नंबर हटा देता हूँ मैं, ठीक है। नंबर क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए नंबर्स मत देखिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। चलिए अब जो हम आपके सामने पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, आरटीकेस, ठीक है। अब आरटीके क्या होता है, आरटीके होता है आपका रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस। सर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, सर हमें इसकी पढ़ने की जरूरत क्या है, क्यों पढ़ना है मुझे ये, और क्या काम है इसका हमारी बॉडी में, तो इस चीज को समझिए। अभी तक क्या था, आपने कोई ऐसी ड्रग ले रहे हैं हिस्टामिन, वो तो हमने आपको कहानी समझा दी कि जीआई, जीएस और जीक्यू जैसा कुछ होता है, क्योंकि ये इस रिसेप्टर फला फला रिसेप्टर के थ्रू वर्क करते हैं, ऐसे समझ लीजिए। अभी आपको आता है कि 20 रिसेप्टर ऐसे हैं जो जीआई, जीएस और जीक्यू के थ्रू वर्क कर रहे हैं। हमें कुछ के नाम पता है सर, और हमें कुछ के नाम नहीं पता। नाम हमें इसलिए नहीं पता क्योंकि सर आपने हमें सिर्फ जीएस ही के नाम सिखाए हैं और जीआई, जीक्यू के नाम हमने सिखाए नहीं। तो इसमें आपकी भी गलती नहीं है, मेरी गलती है, क्योंकि मैं क्या करूंगा, उसको आपके ट्रिक के माध्यम से क्या करूंगा, प्रोवाइड करूंगा। समझ गए आप मेरी बात को, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। अब समझ लीजिए इस जगह पर, सपोज करिए, पहले लाइन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है देखिए, These are single pass transmembrane protein having intrinsic enzyme activity। बड़ा टफ लग रहा है यार, क्या लिखा है देखिए, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हैविंग इंट्रिंसिक एंजाइम एक्टिविटी, कोई बात नहीं, यूजुअली टायरोसिन काइनेस, ठीक है। इन द साइटोसोलिक डोमेन दे आर कॉल्ड रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस। सर मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, क्या बोल दिया आपने, कोई बात नहीं स्टूडेंट्स,
नहीं समझ आया, हम समझाएंगे आपको। सपोज करिए ये क्या है, आपका कोई रिसेप्टर है। क्या है ये? आपका रिसेप्टर है, दोनों दो रिसेप्टर हैं, दो भाई हैं, अलग अलग बैठे हैं, ठीक है, जिसमें से इस साइड को एन बोलते हैं, आप समझ गए होंगे, एन एक्स्ट्रा सेलुलर साइड थी और सी क्या था आपका इंट्रा सेलुलर था। इतनी चीज को हम आपको पढ़ा चुके हैं पिछले क्लासों में, क्या किए हैं हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब आइए, अब ये क्या है, कोई हार्मोनल ड्रग है सपोज करिए, ठीक है, जैसे सपोज करिए पेप्टाइड हार्मोन ही है। अब पेप्टाइड हार्मोन लिया तो पेप्टाइड हार्मोन जब आपकी बॉडी में गया, ऐसे सपोज कर लीजिए, और वहां पे कौन बैठे थे आपके, जीआई भी बैठा था, जीएस भी बैठा था और जीक्यू भी बैठा था। पता है क्या कह रहा होंगे ये आपस में, जाओ यार आज तो हमारा कोई काम ही नहीं है, क्योंकि क्या है बॉडी में हार्मोन आ गया यार। अब बॉडी में हार्मोन आ गया, तुरंत ये क्या हो गए, तीनों लोग आपस में बहुत खुश हो गए कि आज ना तो हमारा कोई काम है, आज हम चैन से बैठेंगे, चैन से सोएंगे। तुरंत इनका एक जो अलग थलग कोई पड़ोसी था बहुत दूर का, इन्होंने कहा अरे आज तो उसका काम है यार, आज तो हमारा काम ही नहीं है, आज तो चैन से खाएंगे पिएंगे, आज हमारा कोई काम नहीं है। आज साला जो काम, आज सारा जो काम है वो किसका सारा काम है इस जगह पे, वो सारा काम रहेगा किसका, वो रहेगा इस जगह पे। आज किसका काम रहेगा इस जगह पे, आज जो काम रहेगा हमारा किसका रहने वाला है, आर्टिकेस टाइप का वाले के काम रहने है। अब इसका क्या काम रहेगा, चलो इसको हम समझते हैं। इस जगह पे आपका कोई प्रोटीन बाइंड जो आपका हुआ, पेप्टाइड हार्मोन आपका आया, ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर साइट है, ये क्या किया आपस में बाइंड किया। जब ये इस रिसेप्टर के साथ बाइंड किया तो ये जो रिसेप्टर आपके जो दूर दूर थे, ये स्टूडेंट्स क्या हुए, पास आना स्टार्ट हो गए। क्या हुए, पास आना स्टार्ट हो गए। जब ये पास आना स्टार्ट हो गए तो क्या हुआ, इन्होंने डाइमर का फॉर्म बना लिया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डाइमर फॉर्म बना लिया। क्या बना लिया, डाइमराइजेशन हो गया और इन्होंने डाइमर फॉर्म बना लिया। और यहाँ पे जो कैटालिटिक साइट था आपका टायरोसिन, वो क्या हो गया स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे फास्फोराइलेट हो गया। क्या हो गया, फास्फोराइलेट हो गया। जब आपका टायरोसिन क्या हो गया, फास्फोराइलेट हो गया, उसका फास्फोराइलेशन हो गया, तुरंत इन्होंने देखा आपकी बॉडी में जो भी कोई प्रोटीन है, या ये जो SH2 प्रोटीन लिखा हुआ है, इसका मतलब ऐसे समझिएगा, कोई प्रोटीन है जिसमें SH2 डोमेन क्या है, प्रेजेंट है। ऐसा प्रोटीन, जो प्रोटीन जिसमें क्या प्रेजेंट है, आपका डोमेन प्रेजेंट है। कौन सा डोमेन प्रेजेंट है, SH2 डोमेन प्रेजेंट है, वो क्या हुआ, इसके संपर्क में आ गया। किसके संपर्क में आ गया, या ये इसके संपर्क में आ गया और इसने तुरंत इसको क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे फास्फोराइलेट इसको ही कर दिया। प्रोटीन आपका क्या हो गया, फास्फोराइलेट हो गया, एक्टिव हो गया, और क्या हुआ, अपने सेलुलर रिस्पॉन्स के लिए आगे की तरफ वर्क करने के लिए ये प्रिपेयर हो गया। समझ गए आप कहानी, ये चीज होती है। पेप्टाइड हार्मोन लिया, आपका जो रिसेप्टर था आरटीके रिसेप्टर, ये आपस में आए, क्या बनाया, डाइमर बनाया। यहाँ पे टायरोसिन लगा हुआ था, टायरोसिन का क्या हुआ, यहाँ पे फास्फोराइलेशन हो गया। समझ गए आप मेरी बात। तो ये चीज थी यहाँ पे जो हमने आपसे आरटीकेस में डिस्कस की। अब इन्हीं के एक दोस्त और हैं, बिल्कुल इन्हीं के जैसे हैं, उनके बारे में भी हम आपको पढ़ाएंगे। अब इनके एक दोस्त और हैं, इस चीज को आप देख सकते हैं, लेकिन ये अभी इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम जस्ट आपको यहाँ पे बता देते हैं। ट्रांसड्यूसर्स पाथवे का सिर्फ आप नाम याद कर लीजिए इस जगह पे, जो आपके आरटीकेस से लिंक होते हैं। एक होता है रैस, ठीक है, रास MAP के पाथवे, एक होता है PI3 के AKT पाथवे, एक होता है आपका जो यहाँ पे फास्फोलाइपेज C पाथवे, एक जैक स्टेट पाथवे होता है। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है इस जगह पे जैक स्टेट पाथवे, जो आपका किससे रिलेटेड होता है, आरटीकेस से रिलेटेड होता है। इसको हम आपको अभी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इनको भी हम धीरे धीरे जब इनकी बारी आती जाएगी तब तक हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। आपने पढ़े होंगे, आप अगर पैथोफिजियोलॉजी अगर आपने पढ़ी होगी तो पैथोफिजियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा सेल प्रोलिफरेशन का और डिफरेंशिएशन का, ये पाथवे पढ़ा होगा, जो पाथवे आपका किससे रिलेटेड है, आरटीकेस से रिलेटेड है। समझ गए आप मेरी बात। यहाँ पे यही मैं आपको बता रहा था, बस इतनी चीज आपको याद रखनी है। जो हमारे लिए इस जगह पे इंपॉर्टेंट पाथवे अभी बनेगा जीन ट्रांसक्रिप्शन और इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, वो आपका कौन सा बनेगा, जैक स्टेट पाथवे बनेगा। ठीक, चलिए अभी तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं जैक स्टेट बाइंडिंग को। क्या समझ लेते हैं, जैक स्टार्ट बाइंडिंग को इस जगह पे हम समझ लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें देखिए क्या होता है, ये आपका रिलेटेड होता है किससे, साइटोकाइन। अगर सपोज करिए आपकी बॉडी में क्या आ गया, साइटोकाइन आ गया, तो साइटोकाइन आ गया तब क्या होगा, तो जो आपका ये देखिए ये टायरोसिन से जो आपका लिंक यहाँ पे
क्या है, ये आपका रिसेप्टर है। जैसे इसके ऊपर साइटोकाइंस बैठा तुरंत ये क्या होगा, आपस में पास में आने लगेंगे, पास में मतलब डाइमर बन जाएगा, और यहाँ पे जो टायरोसिन है उसका क्या हो जाएगा, फास्फोराइलेशन हो जाएगा। समझ रहे, तुरंत क्या हो जाएगा, इसका फास्फोराइलेशन हो जाएगा। और जो यहाँ पे क्या होता है, जैक प्रेजेंट होता है, जैक प्रेजेंट होता है कि फ्रीली अवेलेबल रहता है, और ये जैक आता है और इसी किसके साथ बाइंड हो जाता है, जो आपका टायरोसिन है फास्फोराइलेटेड हो चुका है उसके साथ क्या करता है, ये बाइंड कर जाता है। ठीक, अब जब ये जैक को जैसे ही कौन देखता है, स्टैट देखता है, तुरंत ये क्या करता है, अरे जैक आता हूं मैं दौड़ के, तुरंत स्टैट क्या करता है, जैक को देख के भागा चला जाता है, और यहां पे जाके क्या होता है, जुड़ जाता है। जब ये जुड़ जाता है तो क्या होता है, स्टैट का स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, फास्फोराइलेशन हो जाता है। जैसे फास्फोराइलेशन होता है तुरंत ये क्या करता है, बाहर आ जाता है। और ये क्यों बाहर आ जाता है, अब इसको कहां जाना है, अब इसको ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स जो इसकी साइट है वहां पे जाके ये अपने सेलुलर रिस्पॉन्स को दिखाना शो कर देता है। तो ये होती है हमारी जैक स्टैट की कहानी। समझ गए आप, यही थी, छोटी छोटी कहानियां हैं, इनको बस याद कर लीजिए। अब हम आपको एक और बात बताएंगे, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि कौन कौन से यहाँ पे जो रिसेप्टर्स होते हैं, या कौन सा यहाँ पे ड्रग आपकी बॉडी में आया, या किस रिसेप्टर बाइंड करने वाली आई। ठीक है, इनको हमने आपसे बताई है कि इनको हम बताएंगे आपको ट्रिक के फॉर्म में, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हम आपको एक चार्ट भी प्रोवाइड कर देंगे। कुछ लोग होते हैं जिनको ट्रिक नहीं पसंद होती है, तो उनके लिए हम चार्ट प्रोवाइड करेंगे, वो अपना मेमोराइज करके ऐसे याद करके भी याद कर सकते हैं, जिसमें सारी चीज़ें लिखी होंगी। साइटोकिन्स है तो किसके थ्रू वर्क कर रहा है, पेप्टाइड हार्मोन है तो किसके थ्रू वर्क कर रहा है, समझ रहे हो, वहाँ पे एग्जाम्पल के साथ हम ये आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये लिखा हुआ था स्टूडेंट्स, क्या जैक स्टेट की क्या लिखी हुई है यहाँ पे, एक जो हमने अभी आपको पीछे बताया वही लिखा हुआ है कि बस ये इसकी क्या लिखे, स्टेप्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले ऐसे समझ लीजिए, ये क्या है, इनएक्टिव रिसेप्टर पड़ा हुआ था, द इंट्रासेलुलर डोमेन ऑफ दीज रिसेप्टर। ठीक है, क्या जैक मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म आर इनएक्टिव स्टेट में पड़ा हुआ था। ठीक है, क्या होता है आप देखिए, साइटोकाइंस या हार्मोन्स आए एक्स्ट्रा सेलुलरी, उन्होंने क्या किया, बाइंड किया, रिसेप्टर क्या हुए, डाइमराइज हो गए। ठीक है, जिसने क्या किया, जो आपके इंट्रासेलुलर जो डोमेन्स हुए वो क्या हुए, आपके क्लोज आ गए। उसके बाद क्या हुआ, डाइमराइजेशन जब क्या हुआ, आपका एक्टिवेट्स हुआ इंट्रासेलुलरी। ठीक है, तब ये किसके बाइंड हुए, जैक मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या हुआ, बाइंड हुआ। जैक क्या हुआ, यहाँ पे फास्फोराइलेट हो गया। ठीक है, जब फास्फोराइलेट हो गया तब ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे फुल्ली एक्टिव हो गया। ठीक है, यही चीज मैं आपको वहां पे बताया, तब ये क्या हुआ, फुल्ली एक्टिव हो गया। अब क्या किया, एक्टिवेटेड जैक जो है वो फास्फोराइलेटेड जो आपके टायरोसिन यहाँ पे जो रेसिड्यू उसी के साथ तो अटैच हो गए। ठीक है, ये क्या करते हैं, यहाँ पे एक डॉकिंग साइट, डॉकिंग साइट जानते हो क्या होता है, जैसे सपोज करिए ये कोई जगह है। ठीक है, इस जगह पे आके कौन जुड़ जा रहा है, इस तरीके से सपोज करिए ये हमारे पास ऐसे कोई की है, और ये कोई हमारे पास इस तरीके से आके चीज जुड़ जाए, मतलब उसमें उस पॉकेट में जाके वो चीज फिट हो जाए, इसी को बोलते हैं हम डॉकिंग साइट्स। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, ये अब अवेलेबल हो गया किसके लिए, एक्ट एज अ डॉकिंग साइट के लिए, स्टैट प्रोटीन के लिए डॉकिंग साइट की तरह वर्क करता, मतलब स्टैट यहाँ पे आए और हमसे जुड़ जाए। ठीक, अब क्या हुआ, स्टैट जो हुआ आपका, ठीक है, बाइंड टू द किससे, फास्फोराइलेटेड टायरोसिन रेसिड्यू से क्या हुआ, वो बाइंड कर गया। ठीक है, जब इसके साथ बाइंड कर गया उसके बाद क्या हुआ, देखिए फास्फोराइलेटेड जो आपका स्टैट होता है वो वहां से क्या करता है, डिसोसिएट हो जाता है, अलग हो जाता है। फिर वो क्या करता है, किसकी तरफ भागता है, ट्रांसलोकेट टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की तरफ भागता है, और जो जिस साइड पर इसको बाइंड करना होता है उस साइड पे जाके ये बाइंड कर जाता है। यही चीज मैंने आपको वहां पे समराइज में बता दी थी, यही यहाँ पे लिखी हुई है फ्लो चार्ट में। चलिए अब यहाँ पे एक और चीज समझ लेते हैं, जीन एक्सप्रेशन का यहाँ पे फैक्टर को समझ लेते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, दीज रिसेप्टर आर द इंट्रासेलुलर प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, दैट फंक्शन एज द लिगेंड एक्टिवेटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये आप ऐसे समझिए, ये सिर्फ आपका रिलेटेड है किससे, आपके जीन, ठीक है, डीएनए से आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्या होता है, रिलेट करता है। इसको जरा एक बार और समझ लीजिए कि जीन एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है रिसेप्टर के फॉर्म में। तो आपका कोई स्टेरॉइड हार्मोन ले लीजिए, XYZ स्टेरॉइड हार्मोन कहाँ है, आपका बाहर है बॉडी के, सपोज करिए अभी कहाँ है, बाहर है। ठीक है, स्टेरॉइड हार्मोन है, ये कहाँ है स्टूडेंट्स, बाहर है। फिर इसने क्या किया, साइटोप्लाज्म में एंटर किया। ठीक है, साइटोप्लाज्म में एंटर किया, फिर ये क्या करेगा, जब स्टेरॉइड हार्मोन आया आपका, ठीक है, और जो भी स्टेरॉइड हार्मोन है, यहाँ पे आपके ग्लूकोकार्टिकॉइड की बात कर रहे हैं, बट आप कोई दिक्कत नहीं, स्टेरॉइड हार्मोन के फॉर्म में याद रखिए, स्टेरॉइड हार्मोन आया। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके पास क्या था, ये देखिए स्टेरॉइड बाइंडिंग डोमेन जो है, इसके ऊपर ये क्या किया, इसने बाइंड कर दिया। अब स्टेरॉइड बाइंडिंग डोमेन पर आपका ये क्या हुआ, देखिए मैं यहाँ पे जो चीजें आपको क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ उसके ऊपर आप बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जब आपका स्टेरॉइड अंदर आ गया, क्या हुआ, स्टेरॉइड अंदर आया,
अब स्टेरॉइड आपका बाइंड होगा किस पे, जो उसकी बाइंडिंग डोमेन है उस पे आके ये क्या हुआ, बाइंड कर गया। स्टूडेंट्स यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है और आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपका स्टेरॉइड हार्मोन अंदर आता है और वो स्टेरॉइड की बाइंडिंग डोमेन पर बाइंड करता है तो वो किस साइड पर बाइंड करता है, क्या वो NH2 की साइड पर बाइंड करता है या COH के वाली साइड पर बाइंड करता है। क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, कौन सा निकल के आएगा, COH रीजन में क्या करता है, बाइंड करता है। और साथ साथ में आपको याद रखना है कौन सा रीजन, हिंज रीजन, जो किसके पास, जो कहाँ पे होता है, DNA बाइंडिंग डोमेन के पास में होता है। समझ गए आप, ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए ये बताना भी इंपॉर्टेंट है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आया वो किस डोमेन से बाइंड करेगा, सीधी सी बात है स्टेरॉइड डोमेन से ही बाइंड करेगा, लेकिन कहाँ पे, COH की साइड पर। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, तो ये चीज आपको पढ़नी है और इस चीज पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, और यहाँ पे जिंक फिंगर्स होती हैं, इनको भी आपको याद रखना। फिर क्या करता है, जब इसके ऊपर स्टेरॉइड आके आपका स्टेरॉइड डोमेन पर क्या करता है, बाइंड कर जाता है, तब इसका क्या होता है स्टूडेंट्स, तब ये न्यूक्लियस में आपका एंटर करता है, जहाँ पे इसका क्या हो जाता है, डाइमेराइजेशन। क्या हो जा रहा है यहाँ पे, डाइमेराइजेशन। जब इसका डाइमेराइजेशन हो जाता है तो ये क्या करता है, डाइमराइज होके ये क्या करता है, आपका जो भी जीन होता है उसके ऊपर क्या करता है, ये बाइंड करता है। जब ये बाइंड करता है फिर क्या है, ट्रांसक्रिप्शन, जो भी प्रोसेस के होने होते हैं ये सारे प्रोसेस को अपना शो करता है। किस लिए शो करता है, किसके लिए, सेलुलर रिस्पॉन्स के लिए। समझ रहे, सेलुलर रिस्पॉन्स के लिए। अब सेलुलर रिस्पॉन्स कुछ भी हो सकता है, अलग अलग है, कोई भी स्टेरॉइड हार्मोन, अलग अलग स्टेरॉइड हार्मोन आएगा तो अलग अलग रिस्पॉन्स शो करेगा, इसीलिए मैं सेलुलर रिस्पॉन्स को कॉमनली बोल दे रहा हूँ। ठीक है, ये चीज जो इंपॉर्टेंट थी वो आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और हिंज रीजन से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि किस रीजन पर बाइंड करता है, तो वहाँ पे ध्यान रखना है कौन सा रीजन होता है, वो हिंज रीजन होता है। ठीक है, क्या होता है, हिंज रीजन होता है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसके बाद आप कोई भी आप न्यूमेरिकल उठाइएगा या कोई क्वेश्चन आप उठाइएगा जनरल फार्माकोलॉजी से, अगर आपने मेरे अभी तक के जितने भी लेक्चर्स आपने, मैंने जो 6-7 आपको दिए हैं, आप उनको पढ़िए और उनके बाद आप जरा रिसेप्टर्स तक कितने भी क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपसे कोई क्वेश्चन मिस नहीं हो सकता। बस आपने अगर मेरी बात को और आपने लेक्चर्स को ध्यान से सुना है। स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन खुद ही देखिए, क्या होता है पढ़ने के टाइम ऐसा किया करिए, जब भी स्टूडेंट्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जब हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो हम ये ना सोचें कि हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, हम अपने आप से पूछें कि यहाँ पे यार क्या, यार ये क्वेश्चन बन सकता है क्या। अब देखिए यहाँ पे दिमाग लगाइए, क्या ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ये सोचने वाली बात होती है, ये खुद से सोचिए। जब आप ऐसे सोचोगे तो ये क्या होते हैं, छोटे छोटे ब्रेकर होते हैं जो हमारे दिमाग में बन जाते हैं। ये ब्रेकर हमें याद दिलाते हैं चीज़ें, जब हमसे ऐसे क्वेश्चन को, जब हमारे अंदर ये एबिलिटी हो जाएगी ना कि हम क्वेश्चन खुद से जनरेट कर ले रहे हैं, फिर हम उसका आंसर फाइंड कर ले रहे हैं, तो यहाँ से क्या होती है, हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होती है। ये नहीं कि हमें किसी ने MCQs दे दिए 100, हम उनको सॉल्व करने को बैठे, वो बहुत अच्छी बात है, उसको आप सॉल्व करिए, लेकिन सबसे पहले अपने दिमाग को उस लेवल पर लेकर आइए, उस लेवल की पढ़ाई करिए कि हमारा दिमाग खुद कहे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाँ यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। समझ गए आप, ऐसे करनी है पढ़ाई। तो आई होप, मुझे लगता है ये आपको समझ आ गया होगा, क्या, जीन एक्सप्रेशन। ठीक, इसके आगे हमारा जो लास्ट यहाँ पे आपके, अब हम जो आपसे पढ़ा है आज की क्लास का लास्ट है, आयन चैनल रिसेप्टर के बारे में आपसे हम क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, आयन चैनल रिसेप्टर क्या होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद हम कुछ चीज़ें, कुछ आपका जनरल फार्माकोलॉजी की एक क्लास और हम लेंगे, उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। फिर हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पर जाएंगे, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का हमने आपको एक लेक्चर करा रखा है, उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। बस आप पढ़ाई करते रहिए स्टूडेंट्स, आपकी सारी चीज़ें धीरे धीरे हम कवर करा देंगे। ये नहीं कि जल्दी जल्दी से पढ़ा दो और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो पाए, क्या मतलब है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को सही से करना है। आयन चैनल रिसेप्टर क्या होते हैं, लिगेंड गेटेड आयन चैनल के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या होते हैं, सेल सरफेस रिसेप्टर होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, लिगेंड आयन चैनल बोलते हैं। इनक्लोज आयन सेलेक्टिव किसके लिए, कैल्शियम के लिए हो सकते हैं, पोटेशियम के लिए हो सकते हैं, क्लोराइड के लिए हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, क्या करते हैं ये, एगोनिस्ट बाइंड ओपन द चैनल, एगोनिस्ट है, कोई भी एगोनिस्ट आया, क्या किया, यहाँ पे बाइंड किया। अब इसका काम क्या है, बाइंड किया, इसने चैनल को क्या कर दिया, ओपन किया, और ओपन करने के बाद ये क्या कर सकता है, डीपोलराइजेशन कर सकता है, हाइपरपोलराइजेशन कर सकता है, साइटोसोलिक में कुछ भी आयन को कुछ भी चेंज कर सकता है। ये सारे काम क्या होते हैं आपके यहाँ पे आयन चैनल पे हैं। ऐसे समझिए, एगोनिस्ट आया, बाइंड किया, उसने क्या किया, उस चैनल को ओपन कर दिया। अब इसको भी पढ़ेंगे, बीटा, अल्फा,
गामा ई कहाँ आएंगी अभी हम पढ़ेंगे। अभी हम जब CNS पर पहुंचेंगे, अभी आइए आने दीजिए, CNS पर पहुंचने दीजिए, तब समझ में आएगा कहाँ बीटा यूनिट, कहाँ गामा यूनिट, कहाँ अल्फा यूनिट कैसे कैसे वर्क कर रही है। अभी बस इतना सीख लीजिए कि चैनल अभी क्लोज है, एगोनिस्ट बाइंड हुआ, चैनल को ओपन कर दिया, ठीक है। क्या हो गया, अब कौन कौन से देखिए क्या क्या हो सकता है। निकोटिनिक जो कोलिनर्जिक होते हैं गाबा ए और ग्लाइसिन, एक्साइडेट्री, ग्लूटामेट, ठीक है, NMDA 5-HT3 रिसेप्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके इस कैटेगरी में आते हैं। अभी इतनी चीज आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब एक बात यहाँ पे आप समझिए कि हम अब क्या करेंगे जब हमारी कोई भी मैकेनिज्म, ठीक है, अब हमारी अगर मैकेनिज्म GPCR के थ्रू है भाई, तो हम ये समझ जाएंगे ये रिसेप्टर है तो हमारा GPCR के थ्रू वर्क कर रहा है। हाँ भैया यार इस जगह पे गावा की बात हो रही, तो सीधी सी बात है गावा की यार बात हो रही है, तो गावा जो है वो कहीं ना कहीं हमारा GPCR से तो भैया रिलेटेड नहीं है। किससे है, हमारा आयन चैनल से रिलेटेड है। इस चीज़ को हम आपको ट्रिक के फॉर्म में याद करा देंगे स्टूडेंट्स। यही थी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट। अभी आप देख रहे होगे कि गावा है, यहाँ पे बाइंड हो रहा है, क्लोराइड चैनल ये ऊपर हो रहा है, बेंजोडाइजापीन्स यहाँ पे ओपन हो रही, बारबिट्यूरेट। हम आपको सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे स्टूडेंट्स, किस तरीके से आपको अभी जो हम बता रहे थे, कहाँ पे जैसे कि जब आपका बारबिट्यूरेट्स बाइंड कर रहा है तो कैसे यहाँ पे ड्यूरेशन से रिलेटेड है, बेंजोडाइजापिन किस तरीके से फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे क्या करेंगे आपके सामने डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको पिछली क्लास में और मैं पिछले बताया भी हूँ आपको रेफरेंस बुक जो है, रेफरेंस बुक फ्री में अवेलेबल है बिल्कुल, ठीक है। रेफरेंस बुक आपको फ्री में मिल जाएंगी कहाँ पे, हमारे ऐप ब्रेनडेस्क ईडीयू पर। आप वहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं इन बुक्स को। ब्रेनडेस्क ईडीयू पर आपको रेफरेंस पर मिल जाएंगी। और मैं बार बार आपसे कहता हूँ और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, प्लीज़ शॉर्ट नोट्स पर मत जाइए, रेफरेंस बुक पर जाइए, रेफरेंस बुक को ही रीड करिए। रेफरेंस बुक ही है एक रास्ता जो आपको यहाँ पे आपके ऊपर एक बढ़िया सा स्टार बनवा सकता है। स्टार कैसे बोलोगे, स्टार का मतलब आपको नौकरी दिला सकता है, ठीक है। बहुत लोग हैं, बहुत तैयारी करते हैं, बहुत पढ़ाई करी होगी, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने B.Pharm D.Pharm में नहीं करी होती है पढ़ाई अच्छे से, फिर बाद में वो क्या उठाते हैं, शॉर्ट नोट्स उठाते हैं और वहाँ से सोचते हैं यार पढ़ा बहुत है, नौकरी नहीं लगी। तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि हमें रेफरेंस बुक का सहारा लेना है। रेफरेंस बुक से पढ़ेंगे, आप अच्छी मेहनत करेंगे, आपको नौकरी मिलेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।